हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन एक्सीलेंस कोटा के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर अग्निवीर एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी क्लास है, आपके सारे सब्जेक्ट की क्लासें चल रही थी। उसी में हम पढ़ रहे थे इंग्लिश में हमने ग्रामर के कुछ टॉपिक्स आपको क्लियर कराए हुए हैं। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं। अब हमें थोड़ा कंपेरिजन पर भी जाना पड़ेगा। तो उसमें हमने सबसे पहले एक टॉपिक लिया है जो आपका हर एग्जाम में देखने को मिलता है। 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब सर, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है एक बहुत सारे वर्ड्स के लिए कोई एक वर्ड का यूज़ करना। क्या बोला मैंने? ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए सिर्फ एक वर्ड का। आपने 5th क्लास में ही आ जाता है टॉपिक वन वर्ड, बोलते हैं ना वन वर्ड। जैसे कि ए प्लेस वेयर वी कैन वर्शिप, ऐसा स्थान जहाँ पर हम पूजा करते हैं, क्या कहलाता है? टेम्पल, मंदिर। तो इस तरीके से वो क्या होता है हमारा वन वर्ड। पूरी एक लाइन के लिए एक वर्ड अगर हम यूज़ करते हैं उसको वन वर्ड बोलते हैं, उसी को हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। वही आज हम आपके जो इंपॉर्टेंट कुछ है वो लेकर आए हैं, वो आपको आज हम आपको बताएंगे। और आपको निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल मैं आपको आज याद ही करवा दूंगा इनको। ठीक है, एडजेक्ट यानी क्या होता है? हीन या नीच या दीन। ठीक है, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति जो सबसे घृणित प्रकार का हो। क्या है? देखिए, समवन और समथिंग और समथिंग यानी कि वस्तु, सम यानी कोई वस्तु, ये वन और थिंग मैं आपको ग्रामर में बता चुका हूँ। इज नॉट मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड काइंड, कॉन्टिमेटेबल काइंड, जो बिल्कुल घृणित प्रकार का, बिल्कुल ही घटिया है ना, बिल्कुल घृणा करने लायक हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है अबोलिश। अबोलिश यानी क्या होता है? ये करना, समाप्त नहीं, ये होता है समाप्त। समाप्त करना। ठीक है, समाप्त करना। अबोलिश यानी क्या होता है? समाप्त करना। तो डू वे विथ सच एस कस्टम, सिस्टम, इंस्टीट्यूशन ईटीसी। कोई व्यवस्था, कोई प्रथा या कोई व्यवस्था, जैसे कि अंग्रेजों के शासन को समाप्त किया, मुगलों के शासन को समाप्त किया, इस तरह से किसी शासन व्यवस्था को समाप्त करना या किसी संस्था का क्लोज करना, है ना, कोई इंस्टीट्यूट का भी क्लोज करना। डू अवे विथ सच एस कस्टम सिस्टम, कोई कस्टम सिस्टम को या कोई इंस्टीट्यूशन, किसी संस्था को बंद करना क्या कहलाता है? अबोलिश कहलाता है, यानी कि समाप्त करना कहलाता है। ठीक है दोस्तों, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। मैं आपके नंबरिंग कर देता हूँ वैसे इसके अंदर 1 2 थर्ड वाला हमारा क्या है? अबोरिजिनियस। अबोरिजिनियस क्या है सर? तो अबोरिजिनियस क्या होता है? मूल प्राचीन, निवासी या देशवासी। जैसे हम इस देश के निवासी है तो हम इस देश के क्या कहलाएंगे? इस जगह के किसी निवासी है तो वो क्या कहलाएंगे? अबोरिजिनियस कहलाएंगे। ठीक है, अबोरिजिनियस। ठीक है, निवासी और देशवासी, यहाँ के मूल प्राचीन। जैसे कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए स्पॉट ऑफ एरिया, किसी क्षेत्र के मूल निवासी। मूल जैसे जो वहीं के हैं, स्थायी वहीं के हैं, वो मूल क्या हो जाएंगे? मूल निवासी वहीं के कहलाएंगे। ठीक है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ स्पॉट ऑफ एरिया, मूल निवासी या मूल प्राचीन क्या कहलाएंगे? अबोरिजिनियस कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर आपको? ऑब्जेक्ट यानी हीन या नीच किसके लिए आएगा? कोई वस्तु। जब सेंस देखिए क्या होता है, आपके जो होता है पैसेज जो होता है जिसको हम रीडिंग कंपैरिजन बोलते हैं, उसके अंदर आ जाता है कि इस लाइन के लिए एक वर्ड क्या यूज हुआ इस सेंटेंस के अंदर। तो आपको इस तरह से वर्ड देखकर तो आपको उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। और अगर ग्रुप और वर्ड अगर देख कर रखेगा तो भी आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्ट यानी हीन या नीच, तो पूरा वर्ड के तो आ जाता है उसका कैसे यूज होगा। अबोलिश यानी समाप्त करना, पूरे के लिए क्या यूज होगा? निवासी, इस वर्ड का कहाँ यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अब्सर्ड। अब्सर्ड क्या होता है? अर्थहीन। क्या लिखा हमने? अर्थहीन या बेढंगा, जो किसी मतलब उसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, ढंग कोई ढंग नहीं हो तो बेढंगा। ठीक है, अर्थहीन या बेढंगा। जैसे कि अ सिचुएशन इन विच लाइफ और थिंग सीम्स मीनिंगलेस। एक ऐसी सिचुएशन जब आपकी लाइफ, आपको बोलते हैं ना कि यार लाइफ का पता नहीं, आजकल इंस्टाग्राम पे ऐसे ही होता है ना, रोज स्क्रॉल करते हैं और थोड़ी सी भी सैड वाली आ जाती है तो हम उस रील को देख के हम ऐसा इमेज कर लेते हैं कि हमारी लाइफ भी ऐसी है कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना लाइफ में। 15 14 साल के बच्चों को भी लगता है कि हमारी लाइफ में, अरे तुम्हें क्या समझना है, खाओ पियो खेलो पढ़ो, इतना सा तो करना है। ठीक है, और एग्ज़ाम के लिए अब एग्ज़ाम निकालना, मान लो आप 16 से पढ़ रहा है कोई, या 17 या 21 तक भी कर रहा है, आपको पढ़ना है, बस सीधा सा काम है। ठीक है, तो जब आपकी ज़िंदगी आपको बिल्कुल अर्थहीन लग जाए, बेढंगी लग जाए, तो कौन सी लाइफ आपको बिल्कुल मीनिंगलेस लग जाए, कोई अर्थ ही नहीं लगे लाइफ का, तो क्या हो जाएगा? हमारा अब्सर्ड हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा। ऐसी स्थिति जिसमें लाइफ अर्थहीन प्रतीत होती है, अर्थहीन मीनिंगलेस लगती है। क्लियर दोस्तों? कौन सा वाला था हमारा? ये 4th वाला था। चलिए बात करते हैं 5th वाला। फिफ्थ वाले की अगर मैं बात करूं तो क्या है? अकोलेड। क्या है? अकोलेड। तो सर ये अकोलेड क्या होता है? पुरस्कार या सराहना।
किसी को किसी प्रकार का पुरस्कार देना या किसी ने कोई अच्छा काम किया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है ना, ही इज़ अ गुड मैन, तो सराहना देना, सराहना करना किसी की, या किसी को कोई अच्छा काम किया तो उसको पुरस्कार देना, उसको क्या बोलेंगे हम, अकोलेड बोलेंगे। जैसे कि एन अवार्ड फॉर ब्रेवरी, ब्रेवरी यानी क्या होता है, साहस, कोई साहस भरा कोई कार्य किया किसी ने, है ना, हिम्मत भरा, साहस भरा कोई काम किया किसी ने, तो वहाँ पर तो कौन सा वर्ड यूज होगा, अकोलेड वर्ड यूज होएगा, पुरस्कार या सराहना के लिए, बहादुर के लिए एक पुरस्कार। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक, किसी वर्ड का मीनिंग अगर आपको पता नहीं है तो लिख लीजिए ब्रेवरी, वैसे यहाँ पर पूरा हिंदी मीनिंग दिया हुआ है, ब्रेवरी यानी बहादुरी, ठीक है, ब्रेवरी यानी बहादुरी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा एक्रोबेट। सर एक्रोबेट क्या होता है? एक्रोबेट वो होता है जैसे कि कोई स्पेशल कोई कला जानते हो, मान लो हाथ या पैर का यूज़ करके कोई स्पेशल कोई कला जानते हो, उसको क्या बोलते हैं, नट बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, नट, और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, एक्रोबेट। तो एक्रोबेट एन एथलीट, एथलीट जानते हैं, एथलीट रहते हैं ना, जो नेशनल एथलीट होते हैं ना, इस तरीके से खिलाड़ी जो होते हैं हमारे, एथलीट हु परफॉर्म एक्ट्स, जो एक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, रिक्वायरिंग स्किल एंड एजिलिटी, कुछ अलग तरीके के अगर उनके अंदर स्किल होते हैं, जैसे उछलते कूदते रहते हैं तरीके से, पूरे शरीर को घुमा लेते हैं अपना ना, वो एक बीम रहता है उसके ऊपर चल के वहीं पर सारे कर्तव्य करते हैं वो, तो वो क्या है, एक तरह से कर्तव्य कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह से क्या है, एक्रोबेट ही है, नट ही है। और एक आपको पता होता है जो एक जाति विशेष भी होता है नट, वो भी इस तरीके खेल दिखाते हैं। आपने कभी देखा होगा किसी चौराहे पे दो तरफ से ऐसे रस्सी बांधकर एक लड़की रहती है, वो उस पर पैदल चलती है और ऐसे बांस का बेम्बू लेकर उसका बैलेंस बना के चलती है, तो वो भी एक कला है ना, तो उसकी स्किल है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्रोबेट हो जाएगा, नट वह हो जाएगा। एक एथलीट जो कौशल या फुर्ती से भरे कार्य करता है, कोई कौशल उसके अंदर स्किल उसकी लगती हो। क्लियर किसी को? एक्रोबेट आप, मुझे लगता है भूलोगे आप। एक्रोनिम, अब एक्रोनिम क्या होता है सर? तो एक्रोनिम होता है संक्षिप्त रूप से, संक्षिप्त रूप से जैसे देखिए किसी शब्द, ए शॉर्ट वर्ड दैट इज मेड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ ए ग्रुप। अरे शॉर्ट फॉर्म जानते हो ना आप, जैसे कि मैं बोलता हूँ AIR, तो इसका फुल फॉर्म क्या होती है, ऑल इंडिया रेडियो, है ना। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, होता है ना फुल फॉर्म। इसी तरीके से जो ये फुल फॉर्म की जो शॉर्ट वर्ड है, क्या लिखते हैं हम, RBI लिखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को तो क्या लिखते हैं हम, जैसे कि ये SBI लिखते हैं हम तो क्या लिखते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी हम आगे वाला वर्ड ले लेते हैं S, तो S, इसका B ले लेते हैं B, और इसका I ले लेते हैं तो SBI, इसलिए हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसको, SBI बैंक, है ना। एस के कहाँ जा रहा हो, SBI में जा रहे हो, पूर्ण यूँ बोलते हैं स्टेट बैंक में जा रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फुल फॉर्म क्या, शॉर्ट फॉर्म क्या है, SBI। तो यही लिखा हुआ देखिए, ए शॉर्ट वर्ड दैट इज मेड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर, क्या लिखा हमने, फर्स्ट लेटर ऑफ ए ग्रुप, एक जो ग्रुप होगा उसके फर्स्ट लेटर से बना हो, इसका S, इसका B, इसका I, तो SBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व ऑल इंडिया रेडियो, है ना, इस तरीके से होता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट, ठीक है, क्लियर किसी को। RM रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM रीड ओनली मेमोरी, होती है ना शॉर्ट फॉर्म, जानते ही होगे आपको। इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्रोनिम बोलते हैं, संक्षिप्त रूप से बोलते हैं। शॉर्ट किसी शब्द समूह के शब्दों के पहले अक्षरों से बना एक छोटा समूह। किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए कौन कौन सा हो गया, अक्रेड यानी अर्थहीन या बेढंगा, एसोरेड यानी पुरस्कार या सराहना, एक्रोनिम यानी नट जो विशेष प्रकार के कोई स्किल जानता हो और कार्य करता हो, एक्रोनिम यानी संक्षिप्त रूप से। चलिए बात करते हैं हमारा 8th वाला, वो कौन सा है, एडिक्ट। एडिक्ट ये वर्ड आपने तो बहुत बार पढ़ा भी होगा वैसे, क्या होता है एडिक्ट, बताइए आप। एडिक्ट यानी आदी होना, नशे जैसे बोलते ना, वो एडिक्ट है ना, किसी भी तरह के नशे का, सिगरेट जो भी होता है, किसी भी तरह का किसी नशे से एडिक्ट है ना। मोबाइल के एडिक्ट है, मान लो इंस्टाग्राम के एडिक्ट है, क्या होता है, इंस्टाग्राम बार बार से निकाल के देखते हैं, थोड़ी सी हम क्या 10 15 20 मिनट जैसे होता है हम मोबाइल निकाल के देखते हैं, क्या देखना है, जब टाइम मिलेगा तो चला लेना उसे, है ना। तो वो भी आपका क्या है, एडिक्शन है। एडिक्शन वर्ड जो बना किससे बना, एडिक्ट से बना है। समवन हु इज अरेंटली डिवोटेड टू समथिंग, कोई व्यक्ति जो किसी चीज़ के लिए बहुत अधिक समर्पित हो। इसका पॉजिटिव भी हो सकता है वैसे, बट बाकी मोस्टली इसका यूज़ एडिक्ट का नेगेटिव होता है, बट बाकी जिससे इसमें तो पॉजिटिव भी बताया, कोई व्यक्ति जो किसी चीज़ के लिए पूरी तरह से समर्पित हो, है ना। एडिक्ट हो उसके नशे के प्रति, या एडिक्ट किसी अच्छे काम के प्रति भी हो सकता है, बट मोस्टली इसका मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव ही निकलता है। एडिक्शन एडिक्ट से ही बना है, ठीक है। एडिक्ट यानी आदी होना, किसी बात का आदी होना, किसी भी चीज़ का आदी होना। फिर हमने अडोलेंस। अब अडोलेंस क्या होता है, अडोलेंस जिसका तन डोले मन डोले। देखिए याद रखना, अडोलेंस क्या वर्ड लिखा हमने, क्या वर्ड लिखा, अडोलेंस। अडोलेंस जिसका तन डोले मन डोले, मतलब तन डोले मन डोले कब डोलता है, युवावस्था में। युवावस्था कौन सी,
14 से 18 तक, 91 है ना, 18 तक जो हमारी टीन वाली जो एज होती है जिसको हम टीनेज बोलते हैं ना, कहाँ से स्टार्ट हुई? 13, 14 से 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 14 से लेके 13 से लेके 19 तक की जो हमारी किशोर अवस्था होती है वो वाली व्यवस्था, वहाँ पे क्या होता है, हमें लगता है कि घर वाले की बातें सब कुछ गलत है जबकि घर वाले की बातें सब कुछ सही होती है। तो बहुत सी चीज़ें हमारे अलग अलग तरह के नए नए परिवर्तन होते हैं। आप साइंस में पढ़ते ही हैं, बायोलॉजी के अंदर, तो ना तन डोले मन डोले, मतलब ध्यान आपका भटकता ही है। तो क्या हो जाएगा? अडोलेंस। तो अडोलेंस यानी क्या होता है? युवा व्यवस्था या किशोर अवस्था। देखिए किशोर अवस्था लिखा ना, अ टाइम पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ ए टीनेज एंड एडल्टहुड। तो एडोलेंस क्या होता है? युवा अवस्था, टीनेज और एडोलेंस के युवा अवस्था के बीच में। जैसे युवा कब हो जाता है? 21 से 25 में युवा हो जाता है आदमी, उसके बीच का टाइम, ठीक है। किशोर अवस्था और वयस्कता के बीच का समय, ना तो आप ठीक से बड़े हुए हैं ना ही आप छोटे हैं, ठीक है, वो वाला टाइम। तो युवा अवस्था जैसे कि द टाइम पीरियड बिटवीन बिगिनिंग ऑफ टीनेज और एडल्टहुड, एडल्टहुड यानी कि वयस्कता और किशोरावस्था के बीच का टाइम, ठीक है, क्लियर आपको। बात करते हैं अडल्ट रेट। अडल्ट रेट क्या होता है? मिलावट, किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ की मिलावट। मेक इम्प्योर, देखिए प्योर यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, प्योर का अपोजिट है इम्प्योर। किसी चीज़ को इम्प्योर करना यानी कि मिश्रण करना यानी कि अशुद्ध करना, बाय एडिंग, कुछ चीज़ ऐड करके। मैंने आपको टेंस पढ़ा दी है इसलिए टेंस पढ़ाते हैं आपको, थोड़ा थोड़ा जो भी लाइनें लिखी हुई ना उनका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए करें कि भाई लाइन का मीनिंग है क्या। मेक इम्प्योर, प्योर इम्प्योर करना, अशुद्ध करना, बाय एडिंग ऐड करके, या सेकंड क्लास, सेकंड श्रेणी की, द्वितीय श्रेणी की सब्सटेंस यानी किसी पदार्थ को मान लगे दूसरे दर्जे का कोई पदार्थ डालकर किसी चीज़ को अशुद्ध करना, जैसे कि पानी में, दूध में पानी मिलाया जाता है ना, किसी चीज़ को अशुद्ध करना कोई दूसरे पदार्थ का मिला के, तो वो हमारे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो वो हमारे क्या हो जाएगा? अडल्ट्रेट हो जाएगा, मिलावट या वर्णशंकर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। एडिक्ट आदि होना, एडिक्शन मैंने आपको बताया, अडोलेंस तंडोले मंडोले, युवा अवस्था किशोरावस्था के बीच की एज, अडल्ट्रेट मिलाना उसके अंदर जैसे कि दूध की पानी, है ना, इसी तरीके से। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो आपकी आ जाएगी 11 वाला आ जाएगा आपका 11, 12, 13, ठीक है। एजेंडा तो होता है ना, जो किसी ग्रुप का एजेंडा ये होता है ना, जैसे किसी पार्टी का एजेंडा ये होता है ना, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी तो उसका ये एजेंडा होता है, या फिर अगर हमें हर बच्चे तक अगर हमारी फ्री एजुकेशन पहुंचानी तो वो हमारा एजेंडा है। इस तरीके से क्या होता है एजेंडा का मीन? कार्यवाली, कार्यवाली हिंदी में बोलेंगे तो कार्यवाली। ए लिस्ट ऑफ मैटर्स टू बी टेकन अप एट ए मीटिंग, एक बैठक में एक एजेंडा बनाया जाता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है, जैसे कि हमारा एजुकेशन एक्सीलेंस का हर बच्चे तक फ्री एजुकेशन पहुंचे। हमने यूट्यूब पर हर सब्जेक्ट, आप देखिए हर सब्जेक्ट की क्लासें डाली हुई हमने बिल्कुल फ्री, ताकि हर बच्चा गांव में दूर दराज जहाँ पे कोई सा भी कोर्स अगर नहीं ले सकता, कहीं पे भी पढ़ नहीं सकता है ऑफलाइन भी, तो हमारी क्लासें एक बार देख के वो अपना एग्जाम क्लियर कर सकता है। हर सब्जेक्ट हमने आपको पढ़ाया हुआ है हमारे चैनल पर। तो वो क्या हमारा एजेंडा, तो एक मीटिंग में जो मुद्दा लिया जाता है ना, जो हमारा टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, वो क्या होता है? एजेंडा, कार्यवाली। एक बैठक में, मीटिंग या बैठक में उठाए जाने वाले मामलों की एक सूची, एक मामलों की सूची का हमारा क्या क्या टारगेट है वो हमारा क्या हो जाएगा? एजेंडा हो जाएगा। क्लियर। अब आप एजेंडा वर्ड भी नहीं भूलोगे, जब भी आप एजेंडा वर्ड भूलोगे तो आपको पता होगा भाई अग्निवीर एजुकेशन एक्सीलेंस जो चैनल है उसका एजेंडा क्या है, ठीक है। बात करते हैं अग्रेसिव। तो अग्रेसिव का वर्ड तो आपको पता है सर कि सर अग्रेसिव तो पता है कोई कि वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है यार, यानी कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, बहुत जल्दी उसे गुस्सा आ जाता है कि उसका स्वभाव पूरा अग्रेसिव है। अग्रेसिव यानी कि गुस्से वाला, आक्रमणकारी। देखिए अग्रेसिव यानी गुस्से वाला, आक्रमणकारी। वन हु ऑलवेज रेडी टू फाइट, जो हमेशा मतलब लड़ने के लिए तैयार ही रहे। कोई ने कुछ बोल दिया, मान लो चौराहे पे चलते किसी ने कुछ बोल दिया तो ये नहीं कहा चलो ठीक है आगे बढ़ते, नहीं, उससे भी लड़ने को तैयार। किसी का नेचर होता है ना अग्रेसिव होता है, हर छोटी छोटी बात पे लड़ने के लिए तैयार, मतलब उन्हें लड़ने में मजे आते हैं शायद, है ना। तो ऑलवेज रेडी टू बी फाइट, वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। कोई जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहने वाला क्या कहलाएगा? अग्रेसिव कहलाएगा, ठीक है। और आक्रमणकारी कहलाएगा। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं एलियन। तो सर एलियन तो हमें पता है, जादू देखा था आपने, जादू मूवी, कोई मिल गया, उसके अंदर रहता है एलियन, दूसरी दुनिया से आया था, इसलिए हमने उसको क्या वर्ड दिया था? एलियन, है ना। और भी बहुत सारी मूवीज़ है वैसे एलियन पर, और बाकी सबसे पॉपुलर तो वही है एलियन, जादू, ठीक ना। और बात करें हॉलीवुड की तो हॉलीवुड में तो फिर बहुत सारी आपको एलियन की मिल जाएगी, ट्रांसफॉर्मर भी एक एलियन ही है, ठीक है। पराया या विदेशी, इसका मीनिंग क्या होता है? पराया या विदेशी। अब वो तो खैर दूसरे ही ग्लोब से आया था, है ना, पृथ्वी उनकी तो दूसरी थी, ठीक है, दूसरा उनका ग्लोब था, बट बाकी फिर भी पराया विदेशी को हम क्या बोलेंगे? एलियन बोलेंगे। अ पर्सन हु कम्स फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री,
फॉरेन कंट्री क्या होता है दोस्तों? फॉरेन यानी होता है विदेश, और कंट्री यानी देश। कोई विदेश से आया हो व्यक्ति हमारे लिए क्या हो जाएगा? एलियन हो जाएगा। अब कोई आपके बाहर से आया तो बोलते क्या तुम तो एलियन हो, ऐसे मत बोलना, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। बट बाकी एलियन क्या होता है? पराया या विदेशी व्यक्ति, एक व्यक्ति जो विदेश से आता है। क्लियर दोस्तों? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने? एजेंडा पढ़ा, कार्यवली, अग्रेसिव, आक्रमणकारी, एलियन, जादू, विदेशी, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की, एलिमोनी। अब एलिमोनी क्या होता है? देखिए जैसे अपने यहाँ भी होता है, आपने देखा होगा ऋतिक रोशन का उसकी वाइफ से डिवोर्स हो जाता है, ये बड़े बड़े एक्टरों का, है ना। जैसे सलमान खान का एक भाई, उसका भी अभी डिवोर्स हुआ था। तो बड़े बड़े एक्टरों का डिवोर्स क्यों होता है? क्या होता है? और विदेशों में सबसे ज़्यादा होते हैं, फॉरेन कंट्री में। अपना इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है। तो अपने इंडिया में तो वैसे अगर हिंदू संस्कृति की बात करूँ तो वहाँ पर कोई ऐसा वर्ड ही नहीं है कि शादी के बाद अलग होने का। जैसे कि, है ना, डिवोर्स वाला वर्ड हमारे पास, डिवोर्स तो इंग्लिश वर्ड है ना, तलाक वर्ड वाला उर्दू वर्ड है। बाकी हिंदी में कोई ऐसा कोई वर्ड भी नहीं मिलता हमको देखने को इस तरीके से। बट बाकी विदेशों में होता है, वहाँ का कल्चर है ये, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ का। तो उसमें क्या होता है? जब अलग हो जाने के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, आधी प्रॉपर्टी उसको कोर्ट में केस जाता है और आधी प्रॉपर्टी उन्हें मिलती रहती, उसी को हम क्या बोलते हैं? एलिमोनी। क्या बोलते हैं इसी को हम? एलिमोनी। नंबर कौन सा इसका? 13 तक हो गया था हमारा, 14, 15, 16। क्या नंबर है? एलिमोनी यानी भत्ता गुजारा। अमाउंट टू बी पेड बाई द स्पाउस आफ्टर सेपरेशन। स्पाउस क्या होता है? स्पाउस यानी कपल होते हैं, जिसे हम कपल बोलते हैं, इस तरह से स्पाउस, पति पत्नी, है ना, एक दूसरे के स्पाउस। तो तलाक हो जाने के बाद, है ना, सेपरेट हो जाने के बाद उन्हें भत्ता देना पड़ता है। कि वो कोर्ट डिसाइड करता है कि ये अमाउंट आपको हर महीना आपके वाइफ को देना होगा। वाइफ को ही मिलता है, वैसे बता दूं आपको। आप सोचोगे सर हमें ही मिलेगा क्या वाइफ से अलग? आपको क्यों मिलेगा सर? आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। वाइफ को मिलता है भत्ता। एलिमोनी किसको मिलता है? एलिमोनी, एलिमोनी वाइफ को मिलता है। तलाक के बाद पति पत्नी को दी जाने वाली राशि, ठीक है। अमाउंट टू बी पेड बाय द स्पाउस आफ्टर सेपरेशन, ठीक है। बात करते हैं एलिगेसी, एलिगोरी। एलिगोरी क्या है? क्या एलिगोरी? रूपक कथा। अब सर ये रूपक कथा क्या होता है? कोई ऐसी कथा जैसे कि वो जंगल बुक, है ना, जंगल बुक आपने देखी है मूवी? जंगल बुक आपको बता दो, हमारे राजस्थान से एक स्टोरी है, उसी को जंगल बुक वाले ने कॉपी किया है पूरा। एक राजस्थान में भी था एक बार, एक हमारा, है ना, वो जंगल में रहा करता था, एक राजा का बेटा था, वो जंगल में रहा करता था, उस तरह से वो जानवरों के साथ रहता था। उसी को कॉपी करके जंगल बुक लिखी हुई है उन्होंने। तो जंगल बुक में क्या होता है? जानवरों को भी एक पात्र के रूप में बताते हैं कि जगीरा, शेरा, है ना, रहता है ना, उस तरह से। वो एक भालू रहता है उसके अंदर, बबलू भालू ऐसा कुछ नाम रहता है उसका, हाँ, इस तरीके से। गिलहरी रहती है, अजगर रहता है। तो जो ऐसी कोई कहानी रूपक कथा जिसमें जानवरों को भी एक पात्र के रूप में बताया हुआ है, एक कैरेक्टर के रूप में बताया हुआ है, तो वो कौन सी कहलाएगी? हमारी एलिगोरी कहलाएगी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रूपक कथा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अ शॉर्ट मोरल स्टोरी, मोरल यानी शैक्षिक, इन विच एनिमल्स कैरेक्टर्स, जो जानवरों के कैरेक्टर होते हैं, आर ऑफन शोन, वो भी शोज होते हैं, दिखाए जाते हैं हमें। एक ऐसी छोटी नैतिक कहानी जिसमें अक्सर जानवरों के पात्रों को दर्शाया जाता है, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम? एलिगोरी यानी पता चल जाएगा, रूपक कथा जहाँ जानवर को पात्र के रूप में बताया। आप ध्यान रखोगे हाँ जंगल बुक क्या एक एलिगोरी है, याद आ जाएगा ना, एलिगोरी को भी नहीं भूलोगे आप। बात करते हैं अल्ट्रिस्ट। अब अल्ट्रिस्ट क्या होता है? कोई पर्सन जो हमेशा दूसरों की ही सेवा करे, दूसरों के लिए कार्य करे, है ना, निःशुल्क कोई काम करे, तो वो क्या हो जाएगा? अल्ट्रिस्ट, परोपकारी, है ना, जो दूसरों के लिए परोपकार का कार्य करे, दूसरों के कल्याण में काम करे। जैसे कि हमारे सर जो डायरेक्टर सर है वो भी करते हैं बहुत सारे, तो वो भी हमारे क्या हो जाए? अल्ट्रिस्ट हो जाएंगे। परोपकार का कार्य जो भी पर्सन करता है वो क्या हो जाएगा? अल्ट्रिस्ट हो जाएगा। वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, वेलफेयर यानी भलाई, जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे। देखिए अपनी भलाई के लिए तो सभी करते हैं, अपना तो सभी भला चाहता है, पर दूसरों का भी तो भला होना चाहिए ना। आप कुछ भी बेटर कर सकते हैं दूसरों के लिए, जितना कर सकते हो उतना कीजिए, ठीक है। अगर भगवान ने, ऊपर वाले ने अगर आपको कुछ करने लायक बनाया है किसी के लिए तो जरूर कीजिए, अल्ट्रिस्ट बनिए दोस्तों, ठीक है। बट बाकी पहले खुद भी आप इतना संपन्न हो जाइए कि हाँ कुछ भला कर सके, तो उसके लिए आपको खुद को पहले आपकी जॉब होनी चाहिए। आप एक बार सेलेक्ट होइए, फिर आप दूसरे का भला आराम से कर पाएंगे, ठीक है। अल्ट्रिस्ट यानी परोपकारी, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर फॉर अदर्स, जो दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता हो। क्या क्या पढ़ा हमने? एलिमोनी, भत्ता गुजारा, डिवोर्स के बाद बोलते हैं, मैंने आपको बताया, सही एग्जाम्पल भी दिया था आपको। एलिगोरी, रूपक कथा, ऋतिक रोशन अपनी वाइफ को, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट बताने पर बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करता हो।
एलोगरी रूपक कथा आपको मैंने बताया, रूपक कथा जंगल बुक। परोपकारी अल्टरिस्ट मैंने बताया, दूसरों के लिए सेवा करना है ना, इस तरीके से परोपकार का कार्य करना है। चलिए पढ़ते हैं आगे। 17, 18, 19 एम्बिग्यूसियस क्या है हमारे पास? एम्बिग्यूसियस क्या होता है? अस्पष्ट या अनेक अर्थ, या तो एक ऐसा वर्ड जो स्पष्ट नहीं हो रहा, हमें क्लियर नहीं हो रहा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, या फिर उसके मीनिंग एक से ज़्यादा है इसलिए हमें स्पष्ट नहीं हो रहा, है ना, इस तरीके से होता है। हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, एक से ज़्यादा उसकी पॉसिबल मीनिंग अगर निकल सकते हैं, है ना, जैसे सिनोनिम्स पढ़ते हैं ना, एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं, एक से ज़्यादा अगर किसी का अर्थ हो सकता है वो हमारे क्या कहलाएगा? एम्बिग्यूसियस कहलाएगा। एक से अधिक संभावित अर्थ होना, किसी वर्ड का एक से अधिक संभावित वर्ड होना तो क्या कहलाएगा? एम्बिग्यूसियस कहलाएगा। क्लियर? किसी को प्रॉब्लम नहीं? ठीक है। अगला हमारे पास वर्ड है एमिनेस्टी। एमिनेस्टी क्या है सर? तो एमिनेस्टी क्या है दोस्तों? समाधान। ऑफिशियल पैरडन यानी क्षमा याचना होता है गारंटेड बाय ए गवर्नमेंट, पर ये समाधान किसके द्वारा है? गवर्नमेंट के द्वारा, ऑफिशियल आधिकारिक रूप से गवर्नमेंट ने किसी को समाधान दे दिया। जैसे एक मूवी थी, मैंने कोई मूवी याद आ रही है मुझे, इसमें क्या होता है, जैसे हाई कोर्ट भी अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर आपको सजा देता है तो आपको एक ही इंसान बचा सकता है, वो है आपका प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। वो आपको ऑफिशियल पैरडन दे सकता है ना, राष्ट्रपति तो सबसे ऊपर ही है। ठीक है, तो सरकार के द्वारा दी गई एक आधिकारिक क्षमा, किसी प्रकार से मान लो कोई अपराध किया, कोई क्राइम किया, तो उसमें अगर सरकार को आधिकारिक रूप से आपको क्षमा कर देती है तो आपका क्या कहलाएगा? एमनेस्टी कहलाएगा, क्षमादान कहलाएगा। क्लियर दोस्तों? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एमनेस्टी हो गया समाधान। फिर अगला वर्ड है हमारे पास एम्फीबियंसेस। अब क्या है? एम्फीबियंस यानी उभयचर। अब सर उभयचर क्या होता है? आपने साइंस में नहीं पढ़ा था? जो जल में भी रह सकते हैं, जमीन पर भी रह सकते हैं, है ना, वो क्या कहलाएंगे? उभयचर। ऐसे प्राणी जो जमीन पर भी रह सकते हैं, जल से भी रह सकते हैं, पढ़े थे ना। एक पढ़ा था थलचर जो जमीन पर रहते हैं, जलचर जो जल में रहते हैं, तो उभयचर जो दोनों में रहते हैं, है ना, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। ठीक है, उभयचर जीव, जैसे कि एन एनिमल दैट कैन लिव ऑन बोथ। बोथ दोनों के लिए यूज होता है दोस्तों, कंजक्शन पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, बोथ दोनों के लिए यूज होता है। वैसे मैंने बहुत आपको बताया भी होगा वहाँ पे। बोथ लैंड एंड इन वाटर, जो जमीन पर लैंड यानी क्या होता है? जमीन पर भी रह सकता है, पानी पर भी रह सकते हैं। तो ऐसे जानवर जो जमीन पर भी जिंदा रह सकते हैं और पानी पर भी जिंदा रह सकते हैं, तो क्या कहलाएंगे? हमारे एम्फीबियंस कहलाएंगे, उभयचर कहलाएंगे। ऐसा जानवर जो जमीन और पानी दोनों पर जिंदा रह सकता है। क्लियर दोस्तों? कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या एम्बिग्यूसियस यानी अस्पष्ट, अनेक अर्थ, एमिनेस्टी समाधान। अनेक अर्थ मैंने बताया, किसी वर्ड के अनेक अर्थ होते हैं। समाधान मैंने आपको बताया, प्रेसिडेंट जैसे माफ करते थे एक मूवी के अंदर। फिर मैंने आपको बताया एम्बिग्यूसियस, उभयचर। मैंने आपको रेफरेंस दिया 10th क्लास का कि जलचर, थलचर और एम्बिग्यूसियस यानी कि उभयचर दोनों, है ना, जो जल पे भी रह सकते हैं। अब चलो उभयचर का नाम बताइए आप। मेंढक, है ना, फॉर एग्जाम्पल मेंढक दोनों जगह जा सकता ना, जमीन पे भी रह सकता है, वहाँ भी रह सकता है ना। चलिए फिर बात करते हैं आगे। 19 के बाद ये हो गया आपका 20, 21, 22, 23। क्या है 22? आप साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लीजिए, मैं शायद स्क्रीनशॉट के लिए रुक नहीं रहा हूँ, ठीक है, बट आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए कीजिए। क्या है? एनार्चिस्ट। अब एनार्चिस्ट क्या होता है? बागी मूवी देखी आपने? कौन सी बागी? टाइगर श्रॉफ वाली बागी। बागी का मतलब क्या होता है? जो समाज की धारा से अलग निकल जाए, कि जो पापा मम्मी मान लो घर वालों की बात ना मान के कुछ अपना काम एक अलग कर ले, तो वो बोलते सर वो बागी हो गया। बागी यानी कि खुद अपना एक अलग रूट निकाल लेता है। बागी मूवी का बागी में भी वो बागी कैसे था, तो वो ना उसके पिताजी की बात नहीं मानता था, फैमिली की बात नहीं, वो थोड़ा अलग ही था, तो बागी बन गया था। इसलिए जो होता है ना, उसके गुरु के पास भेजते हैं उसके पिताजी, फिर वो बोलता है कि मेरा बेटा बागी बन गया है यार, है ना, उसको संभाल ले, तो वो बागी। एनार्चिस्ट यानी क्या होता है? बागी होता है अराजकता, विद्रोह का समर्थक। वो क्या करते हैं, मतलब जो नॉर्मल समाज की धारा होती है उससे नहीं करते हैं, विद्रोह का समर्थन करते हैं। एन एडवोकेट ऑफ रेबल। रेबल यानी विद्रोह का उसका समर्थक। एडवोकेट यानी क्या होगा? समर्थक करना। विद्रोह का समर्थक करने वाला के क्या बोलते हैं? बागी बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एनार्चिस्ट बोलते हैं। ठीक है, एनार्चिस्ट आपको पता चल जाएगा। बागी से आपको बागी मूवी का मैंने रेफरेंस भी दिया है। ये सब वर्ड क्या है दोस्तों?
आपको याद करवाने के लिए, ठीक है, कि आपको कहीं ना कहीं से अगर चीज़ें अगर कनेक्ट होकर इतना चीज़ें कनेक्ट होकर ही याद रहती है। आप इसे इनका मीनिंग रटते रहेंगे तो कभी भी याद नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से आप जब पढ़ते हैं तब भी आप इस तरीके से याद रखने की कोशिश कीजिए। फिर हमारा एंटीडोट, तो एंटीडोट तो आपको पता ही है। आपने मूवी देखी थी क्रिश 3, आप बोलोगे सर हर वर्ड में आप तो मूवी का रेफरेंस देख रहे हो। तो मैंने दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ देखी है, अभी तो टाइम नहीं मिलता मूवी, पर मैंने जब स्कूल टाइम पे जब था तब काफ़ी देखी है मूवीज़, क्योंकि हमारे टाइम पे क्या इसका इंस्टाग्राम तो था नहीं, है ना। तो हमारे पास तो क्या था, टेलीविज़न ही था इंटरटेनमेंट के लिए, तो हम टेलीविज़न पे मूवीज़ ही देखते थे। तो इसलिए उस टाइम तक जब मैं 9th क्लास तक था तो मैंने काफ़ी मूवीज़ देखी है, ठीक है। तो एंटीडोट आपने क्रिश 3 में बोलते हैं ना, एंटीडोट निकालते वो जो काल जो उसके अंदर रहता है, एक वायरस फैला देता है, उस वायरस को एंटीडोट उनके पास मिलता है। किसके पास? क्रिश के पिता के पास, वो क्रिश के पास रहता है। तो एंटीडोट यानी किसी जहर का इलाज, है ना। इसी तरीके से विषनाशक औषधि, विषनाशक, विष यानी क्या होता है, जहर होता है, नाशक यानी उसको समाप्त करने वाली औषधि यानी दवाई। ए रेमेडी दैट कंट्रोल्स द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, ऐसी कोई दवाई, रेमेडी यानी दवाई जो जहर के इफेक्ट को कंट्रोल कर सके, है ना, वायरस के इफेक्ट को कम कर सके। तो वो क्या हो गया, एंटीडोट। जैसे कोरोना की दवाई बनाई थी, हमने बनाई थी ना, एक दवा जो किसी जहर के प्रभाव को नियंत्रित करता है वो हमारे क्या कहलाता है, एंटीडोट कहलाता है। अब आप एंटीडोट भूलोगे क्या? नहीं भूलोगे ना। चलिए, एंटी जहाँ भी बात आता है, एंटी का मतलब होता है विरोध। जो क्या होता है, जब वन वर्ड, जैसे आप वर्ड पढ़ेंगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स, तो शॉर्ट वर्ड होता है ना, है ना, उस वर्ड में बताया जाता है आपको कि एंटी एक वर्ड होता है जिसका मतलब भी क्या होता है, अपोजिट होता है। तो एंटीपैथी यानी शत्रुता, दुर्भावना, एक दूसरे को पसंद नहीं करना, या एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ही होना। फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक, इंटेंस यानी कि अत्यधिक, डिसलाइक यानी पता है लाइक पसंद करना, डिसलाइक पसंद करना, इसको बिल्कुल नापसंद करने वाली जो फीलिंग होती है, अत्यधिक नफरत की भावना, तो वो क्या कहलाता है, हमारा एंटीपैथी कहलाया जाएगा। अब एंटीपैथी जो शत्रुता रहती है किसके साथ होती है, सबसे ज़्यादा प्रेम जिसके साथ रहता है उसी के साथ सबसे ज़्यादा नफरत भी होती है, ठीक है। चलिए, एंटीपैथी यानी शत्रुता, दुर्भावना, फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक, अत्यधिक नफरत की भावना, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा एक्वेरियम। तो एक्वेरियम क्या होता है, आपको पता होगा। एक्वेरियम देखने आ जाते भी होंगे आपके, जहाँ पे क्या होता है, बड़े से वाइट जो स्लाइड का रहता है आपका, कांच का बिल्कुल, है ना, ग्लास का, जिसके अंदर क्या हो, मछलियाँ तैरती रहती है पानी में, बहुत सारी, है ना, अलग अलग तरीके, अलग अलग कलर्स की, वंडरफुल्स। तो वो क्या होता है, एक्वेरियम होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मत्स्यालय, जहाँ पर मछलियाँ रहती है, ठीक है। अ टैंक फिल्ड विद वाटर, एक ऐसा टैंक जो पानी से भरा हुआ है, फॉर कीपिंग लाइव फिश, जहाँ पर जिंदा मछलियों को रखा गया है, वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्वेरियम कहलाएगा, ठीक है। जीवित मछलियों को रखने के लिए पानी से भरा हुआ एक टैंक, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने, एनार्चियस, बागी, मैंने बागी मूवी को बताया आपको, मैंने एंटीडोट मैंने आपको बताया, एंटीडोट क्रिश मूवी, ठीक है, और कोरोना का एंटीडोट बनाया था हमने। एंटीपैथी किसी से शत्रुता होना, नफरत, लाइक डिसलाइक, ठीक है। एक्वेरियम मत्स्यालय मैंने बताया आपको, मछलियाँ जहाँ पर रहती है। एक्वेरियम तो आपको नॉर्मल सा वर्ड है, आपको याद ही होगा। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्वेटिक। जैसे कि हमने उभयचर पढ़ा था, एम्बिग्यूशियस, उभयचर, जलचर और स्थलचर दोनों होते हैं। इस तरह से एक्वेटिक क्या होगा, जलचर, जो जल में ही रह सकते हैं, जैसे मछलियाँ जल में ही रहती ना, या फिर कोई पौधे भी है जो सिर्फ जल में ही बढ़ते हैं, बाहर नहीं हो सकते हैं, है ना। प्लांट्स दैट लिव इन और ऑन वाटर, पौधे जो जल में या जल के ऊपर रहते हैं, जो जल से रिलेटेड पूरे, जैसे कमल का फूल जल के ऊपर रहता है इस तरीके से, और कुछ पौधे जल के अंदर रहते हैं। जल के ऊपर या जल के अंदर रहने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, हमारे एक्वेटिक कहलाते हैं, जलचर कहलाते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा आर्बिट्रेटर। अब आर्बिट्रेटर क्या होता है सर, तो आर्बिट्रेटर क्या होता है, पहले तो इसका हम मार्किंग कर देते हैं। 23 तक हमारे हो गए थे, तो ये हमारा हो गया 24, 25, 26, 27, ठीक है। 24 एक्वेटिक मैंने जलचर आपको बताया था। आर्बिट्रेटर क्या होता है, मध्यस्थ। अब मध्यस्थ क्या होता है, जब दो मामलों को निपटाना है तो कोई बीच में कोई बंदा लगेगा, बीच में कोई इंसान लगेगा जो दो जनों के विवाद को निपटा सकता है। बट वो मेन होना चाहिए जो ना इससे रिलेटेड हो ज़्यादा, ना इससे रिलेटेड हो, क्योंकि अगर किसी से भी एक से ज़्यादा रिलेटेड होगा वो, तो वो उसका पक्ष लेने लग जाएगा, तो फिर वो मध्यस्थ नहीं कहलाएगा, वो आर्बिट्रेटर नहीं कहलाएगा, जो दोनों से ज़्यादा रिलेटेड नहीं हो। अब पर्सन हु चूजन टू सेटल डिस्प्यूट यानी कि विवाद, डिस्प्यूट इशू को, जो विवाद होते हैं उनको निपटाने के लिए जो बीच में एक इंसान लगता है ना, बीच में जो पर्सन लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर बोलते हैं। पहले जैसे पंच चुनाव करते हैं ना, उस तरीके से पंचायत में, उस तरीके से वो वाला, जिससे विवादित मुद्दों को निपटाने के लिए चुना जाता है ना। पहले की
पास्ट की बात बता रहा हूँ, ऐसे विवाद मुद्दों को चुने के लिए एक पर्सन को चुनेंगे कि भाई सरपंच साहब, जो पंच हमारे साहब जो बैठे रहेंगे ऊपर, वो जो न्याय करेंगे वही होगा। जैसा आपने मूवी बताता हूँ मैं आपको, सूर्यवंशम मूवी में ऐसा होता है, ठीक है। आर्बिट्रेटर मध्यस्थ, जो मध्यस्थ का काम करे, कोई सा विवाद निपटाने का करे। और गाँव में भी ऐसा होता है, एक पर्सन होता है, उसकी बात सब मानते हैं, तो वहाँ पे चले जाते हैं कि आप बताओ भाई साहब कि सही होगा कि नहीं होगा, तो वो बता देगा कि नहीं यार तू सही है, ये सही है, दोनों अपना अपना लड़ाई, उनका झगड़ा खत्म हो जाता है। बात करते हैं आर्किक्रोसी। क्या है? आर्चिडोसी यानी कि कुलीन तंत्र। आर्चिक्रोसी क्रेसी यानी कि कुलीन तंत्र। क्या है? आर्स्टिक्रोसी क्रेसी, आर्स्टिक्रेसी। कुलीन तंत्र क्या होता है? कई पढ़े लिखे या शैक्षिक लोगों का जो परिवार होता है, पूरा सिस्टम होता है, वो क्या कहलाता है? कुलीन तंत्र कहलाता है। अ सोसाइटी डोमिनेटेड बाय नोबिलिटी। नोबिलिटी यानी शिक्षित, कुलीन लोगों द्वारा शासित एक समाज। कुलीन लोगों द्वारा शासित एक समाज मतलब बहुत सारे पढ़े लिखे, कुलीन है वही होता है, नोबिलिटी है पढ़े लिखे शैक्षिक लोगों से द्वारा शासित जो समाज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, कुलीन तंत्र। फिर अपना और वर्ड है अर्सेनल। अर्सेनल क्या है सर? तो आयुधागार। अर्सेनल ऐसा जगह जहाँ पर हमें शस्त्र रखे हुए, शस्त्रागार भी बोलते हैं इसको, ये ना, या शस्त्रागार नहीं बोलेंगे, जहाँ पर शस्त्र निर्माण किए जाते हैं, क्या बोलते हैं? अर्सेनल। अर्सेनल यानी आयुधागार। ए प्लेस वेयर आर्म्स आर मैन्युफैक्चर, ऐसा स्थान जहाँ पर शस्त्रों को बनाया जाता है, जहाँ शस्त्रों का निर्माण किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? अर्सेनल कहलाता है। आयुधागार कहलाता है जहाँ पर शस्त्रों को, आर्म्स को बनाया जाता है। एक्विटिक जलचर, आर्बिट्रेटर मध्यस्थ, एस्टिक्रेसी कुलीन तंत्र, अर्सेनल आयुधागार। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो आपका ये 28 वाला हो जाएगा, ये 29 वाला हो जाएगा, 30, 31। क्या है? आर्टिकुलेट। अब आर्टिकुलेट क्या होता है सर? तो सुस्पष्ट से साफ सुथरा कहना, बिल्कुल एक्यूरेट कहना, है ना, एक्यूरेट बोलते हैं या आर्टिकुलेट बोलते थे, बिल्कुल सुस्पष्ट से साफ कहना। टॉकिंग क्रिएटली, काफ़ी अच्छा बोलना, कहाँ शब्दों का सही यूज करना है, किस तरीके से शब्द, कहाँ शब्दों का वो बोलते हैं ना तीव्रता उसकी ज़्यादा रखनी है, कहाँ उसकी कम रखती है, इस तरह से। आर्किटेक्ट यानी कि आर्टिकुलेट यानी कि सुस्पष्ट साफ साफ कहना, रचनात्मक तरीके से बात करना। जैसे कोई बहुत सारे राइटर या पोएटर होते हैं ना, बड़े तरीके से बात करते हो, कहाँ बात को उठाना है, कहाँ उनको गिराना है, तभी तो हम उनको सुनते हैं, क्योंकि उनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे टीचर सही से हमारे। बात करते हैं एस्ट्रोनॉट। तो एस्ट्रोनॉट तो बताया आपको, एस्ट्रोनॉट क्या होता है? जो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, उनको बोलते हैं ना, आपसे बहुत से किसी का सपना होता है बचपन के, सर मैं तो कि पापा मैं तो एस्ट्रोनॉट बनूंगा, है ना, मैं तो एस्ट्रोनॉट बनूंगा, इस तरह से। एस्ट्रोनॉट यानी क्या होता है? अंतरिक्ष यात्री, जो अंतरिक्ष में जाते हैं। केपेबल ऑफ ट्रेवलिंग इन स्पेस, जो अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए सक्षम होते हैं, जो अंतरिक्ष में यात्रा करने में सक्षम होते हैं। आ गया ना, केपेबल फॉर ट्रेवलिंग इन अंतरिक्ष। अंतरिक्ष को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्पेस। स्पेस एक्स एक कंपनी भी है आपकी, इलोन मास्क की, पता है ना आपको। तो स्पेस में घूमने के लिए जो केपेबल हो, तो क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉट हमारा हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। असाइलम 13 वाला है, असाइलम। तो असाइलम यानी क्या होता है? शरणार्थी। अभी शाहरुख खान की कोई नई मूवी की जगह बोलते हैं आई वांट असाइलम, हमें शरण चाहिए, शरणार्थी। असाइलम यानी क्या होता है? शरणार्थी। या इसका एक वर्ड और भी दे रखा है हमको यहाँ पे, पागल खाना, जहाँ पे पागलों का इलाज किया जाता है, पागलों को रखा जाता है, वो भी हमारा क्या कहलाता है? असाइलम ही कहलाता है। हॉस्पिटल वेयर मेंटल पेशेंट स्टे, यहाँ पे इसने मीनिंग तो यही दिया हुआ, वैसे हिंदी में दिया हुआ आश्रय स्थल, वो मीनिंग भी होता है, बट बाकी इसमें पागल खाने का भी मीनिंग दे रखा। हॉस्पिटल वेयर मेंटल पेशेंट स्टे, ऐसा अस्पताल जहाँ पे जो मेंटल पेशेंट होते हैं उनको रखा जाता है, जिस अस्पताल में मानसिक रोगी रहते हैं। क्लियर। असाइलम याद रह जाएगा, ठीक है। अगला है एथिस्ट। एथिस्ट कौन होता है? जो किसी भी तरह के गॉड को नहीं मानता है। नॉट ओनली भगवान, अल्लाह, जीजस, है ना, और गुरु गोविंद सिंह जो भी हमारे, है ना, इस तरीके से बुद्ध भगवान, बुद्ध, महावीर, जैन भगवान, किसी भी धर्म को नहीं मानता। वो भगवान की गॉड की एग्जिस्ट को नहीं मानता, कि पृथ्वी पर गॉड ही नहीं है। तो आप बताइए, गॉड के बिना पृथ्वी का निर्माण या कुछ भी संभव है क्या? कोई ना कोई पावर तो है जो इस पृथ्वी के बाहर लगी हुई है, उसी फोर्स से पूरी पृथ्वी चल रही है। कोई ना कोई एक पर्सन तो है ही सही। सबका मानने का अपना अपना तरीका उसका अलग हो सकता है, हर धर्म के अनुसार वो अपने अलग अलग भगवान हो सकते हैं, बट बाकी कोई ना कोई तो है। और जो नहीं मानते उनको, जो मानते हैं कि कोई भी नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? एथिस्ट कहलाते हैं, नास्तिक कहलाते हैं, ठीक है। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो एग्जिस्टेंस नहीं मानते, कि गॉड का अस्तित्व नहीं मानते, कि किसी प्रकार का कोई भगवान, किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर है ही नहीं, वो नास्तिक हो जाएंगे, एथिस्ट हो जाएंगे। जो ईश्वर के अस्तित्व को ही ना मानता हो, इंसान और ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानता तो किस काम का इंसान,
बट ठीक है, अपने अपने सबकी अपनी अपनी सोच है, ठीक है। एथिस्ट यानी कि नास्तिक। क्या क्या पढ़ा हमने? आर्टिकुलेट, सुस्पष्ट, साफ सुथरा कहना। एस्ट्रोनॉट तो अंतरिक्ष यात्री आप जानते ही हैं। असाइलम, पागल खाना, है ना। शरण स्थली, जहाँ पे मैंने आपको बताया शरण लेना। नास्तिक, एथिस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। 31 32 नंबर क्या है? एवरी। एवरी क्या होता है सर दोस्तों? तो एवरी होता है पक्षीशाला, जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है। एवरी सीधा सा, जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक स्थान जहाँ पक्षियों को रखा जाता है। क्लियर? एवरी यानी पक्षीशाला, सीधा सा आपको याद रखना है। बात करते हैं बैंकरप्ट। बैंकरप्ट क्या आता है? तो जैसे कि मैंने आपको बता दूं, मैं कॉमर्स से हूँ, और बैंकरप्ट हमारा एक वर्ड आता है दिवालिया हो जाना, जहाँ पे जिस मानो किसी को बहुत ज़्यादा कर्ज हुआ है और उसके पास फिर बाद में देने के लिए कुछ भी नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? दिवालिया। अब जो आदमी दूसरे जिसके पास जिसने उसको कर्ज दिया था, वो सबने उसमें क्या लिखेगा? उसको लिखेगा बैंकरप्ट, कि दिवालिया घोषित हो गया, डूबत ऋण हो गया, बेड डेप्ट्स हो गया उसके लिए, डूबत ऋण। मान लो कोई कॉमर्स से तो समझ ही पा रहा होगा। बैंकरप्ट यानी दिवालिया होना, यानी कि उसके पास कुछ भी ना बचना। पैसे उसके से ले भी रखे तो उसने, बट बाकी वो दिवालिया हो गया, बड़े बड़े का बैंकरप्ट हो गए, दिवालिया हो गया। फिर हमने देखा होगा कि सारा बिजनेस उसका ठप हो गया बिल्कुल। समवन हु हैज नो एसेट्स टू रिपे डेप्ट्स। डेप्ट्स यानी क्या होता है? उधार। रिपे यानी चुकाना। एसेट्स यानी संपत्ति। किसी के पास कोई संपत्ति ना हो, उसको जो उसका ऋण है, जो उसका उधार, उसको चुकाने के लिए उसके पास कुछ भी पैसा नहीं हो, तो वो हमारे क्या हो जाएगा? बैंकरप्ट हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। कोई व्यक्ति जिसको कर्ज चुकाने के लिए संपत्ति ना हो। क्लियर? बैंकरप्ट यानी बताया मैंने, किसी को कर्ज देना है और भाई उसके पास कुछ भी नहीं, तो क्या घोषित हो जाएगा? दिवालिया घोषित हो जाएगा। बैरोमीटर तो आपको पता है जिसके साइंस है, नहीं भी तो आपने 10th में ही पढ़ लिया होगा। तो वायुदाब का मापी, वायुदाब को जिससे मापते उसको कौन सी यंत्र से मापते? बैरोमीटर, साइंस का वर्ड है। ए डिवाइस यूज बी मेजर्स एटमॉस्फेयर, वायुदाब को मापने का, वायुमंडल के दाब को मापने का प्रेशर। वायुमंडल दाब को मापने के लिए जो यंत्र यूज होता है, डिवाइस यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं? बैरोमीटर बोलते हैं। वायुमंडल दाब को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण। सीधा है। एवरी पक्षीशाला, बैंकरप्ट, दिवालिया मैंने बताया आपको, बैरोमीटर, वायुदाब मापी, साइंस का वर्ड है। क्लियर? 34 तक हो गया। फिर आपका 34, 35, 36, 34 आपका बेलिकोस। अब बेलिकोस क्या होता है सर? क्या होता है बेलिकोस? पढ़िए आप। झगड़ालू या युद्धप्रिय। वही मैंने आपको बताया एग्रेसिव, जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार है, उसी तरीके से एक वर्ड है बेलिकोस, जिसको मजा आता है शायद झगड़ा करने में। वन हु इंजॉय फाइट, हाँ देखो क्या हुआ, हु इंजॉइंग फाइटिंग और आर्ग्यूइंग, किससे आर्ग्यू करना, बहस करना उसको अच्छा लगता हो, या लड़ना ही उसको अच्छा लगता है, इंजॉय करता हो इन चीज़ों को, लड़ने को और बहस करने को इंजॉय करता है, तो वो कुछ किस तरह का पर्सन हो जाएगा? बेलिकोस हो जाएगा, झगड़ालू व्यक्ति हो जाएगा, युद्धप्रिय हो जाएगा। युद्धप्रिय उसको जिन्हें लड़ने और बहस करने का आनंद आता हो। भाई साहब होते हैं बहुत सारे पर्सन जिनको किसी बात पर बहस करने का, आर्ग्यू करने का मतलब, पर आर्ग्यू क्यों ही करना किसी बात पर? जब तक कोई उस आर्ग्यू की कोई नीड नहीं हो, कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो, तो आर्ग्यू आपको नहीं करनी चाहिए, बहस को खत्म करो। बट बाकी कुछ होते हैं तो क्या वो कौन से पर्सन कर जाएंगे? बेलिकोस कहलाएंगे, झगड़ालू या फिर आर्ग्यू पसंद करने वाले, है ना, जो इन्जॉय करते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? बेलिकोस आपके हो जाएंगे। बात करते हैं बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या है? बिब्लियोग्राफी 3 वर्ड है, 2-3 बिब्लियोफाइल से ध्यान से देखना। बिब्लियोग्राफी यानी ग्रंथ सूची। ग्रंथ सूची क्या है? पुस्तकों की एक सूची होती है। ग्रंथ सूची यानी ग्रंथों की सूची, ग्रंथ यानी पुस्तक भी होता है। अ लिस्ट ऑफ राइटिंग विथ टाइम एंड स्पेस ऑफ पब्लिकेशन, प्रकाशन के समय और स्थान के साथ अध्ययन की पुस्तकों की सूची, कि भाई किस समय पे कौन सी बुक प्रकाशन होगी, किस समय कौन सी पढ़नी है, पूरी एक जो सूची होगी पुस्तकों और कौन सी बुक पढ़नी है, ये सारी सूची हमारी क्या कहलाएगी? बिब्लियोग्राफी कहलाएगी, ग्रंथ सूची आपकी कहलाएगी। ठीक है, बात है बिब्लियोफाइल की। तो बिब्लियोफाइल क्या होता है दोस्तों? पुस्तक प्रेमी। जैसे बहुत सारा को पुस्तक प्रेमी यानी ये नहीं कि पढ़ने वाला, जैसे स्कूल बुक को पढ़ने, एकेडमिक पढ़ने वाला, कम्पिटिटिव पढ़ने वाला नहीं। पुस्तक प्रेमी मतलब उपन्यास पढ़ने वाला। जैसे आपकी एक बुक थी 12th फेल, एक मूवी बनी है, उसी की एक बुक भी है 12th फेल, उसका उपन्यास है। अगर आपने मूवी देखी, मूवी अच्छी लगी, नहीं भी देखी तो एक बार पहले बुक जरूर पढ़िए। और ये मेरा पर्सनली सजेशन है, मुझे भी किसी ने दिया था, मैं भी आपको देता हूँ। सारी दुनिया की सारा मोटिवेशन एक तरफ, एक बार 12th फेल बुक को मैंने मूवी का नहीं बोला, बुक को बोला मैंने, वो बुक पढ़िए आप पूरी, उसका मोटिवेशन एक तरफ। ठीक है दोस्तों, कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में भी उस बुक का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है। ठीक है, आज अगर हम कुछ भी हैं तो कहीं ना कहीं सपोर्ट उस बुक का भी काफ़ी रहा है। तो आप भी, आपको सजेस्ट करूँगा पर्सनली उस बुक को एक बार जरूर पढ़िए। तो जो बुक को पढ़ना पसंद करता है वो क्या कहलाता है? बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। ठीक है,
समवन हु लव्स बुक्स, पुस्तकों से प्रेम करता है, कोई व्यक्ति जो किताबों को पसंद करता है, किताबों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। जैसे इसके लिए एक थोड़ी सी लाइन याद आ रही मुझे कि कुछ भी नहीं मेरी ज़िंदगी में सिवाय किताबों के, क्या है, कुछ भी नहीं मेरी ज़िंदगी में सिवाय किताबों के, जब तुम आओगे तो मुझे उलझा हुआ ही पाओगे, तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, पर मेरे कमरे में कुछ भी नहीं है सिवाय किताबों के। ठीक है, तो इस तरीके से जो किताबों का बिल्कुल प्रेमी होता है, दिन भर उपन्यास पढ़ता है, जब पुस्तकें भी पढ़ता रहता है उसकी, तो वो क्या हमारा बिब्लियोग्राफी। ठीक है, पुस्तक प्रेमी। समवन हु लव्स बुक्स, जो व्यक्ति किताबों को पसंद करता है, क्या क्या पढ़ा ना, बेलिकोस झगड़ालू, बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची, बिब्लियोफाइल पुस्तक प्रेमी। ठीक है, आप भी बिब्लियोफाइल बनिए, पुस्तकों से प्रेम कीजिए, इंसानों से तो क्या ही करना। ठीक है, कहाँ तक पढ़ाता हूँ, 33 तक, 39 तक, 36 तक हो गया था हमारा। फिर हम पढ़ेंगे 37, 38, ये 39, 37 हमारा बिगोट। बिगोट क्या था, हटिया कट्टर, जो किसी बात पर हटी जाए, किसी की बात नहीं सुने, है ना। वाई डज नॉट, हु डज नॉट, जो नहीं सुनता हो, लिसन टू एक्सपेक्ट ऑफ डिफरेंट ओपिनियन, जो किसी दूसरे को ओपिनियन को माने नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है ना। आर्ग्यू करेंगे नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो सही है, हट कर ले एक तरह से, वो क्या हो जाएगा, बिगोट हो जाएगा। जो व्यक्ति किसी की राय को नहीं सुनता है, जो भिन्न विचारधारा रखता हो, सबसे अलग, नहीं मैं ही अलग हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, तो वो होते हैं कुछ लोग, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बिगोट हो जाएंगे, हटिया कट्टर, है ना, कट्टरपंथी, कि भाई जो हमारे सोच की धारा वही सही है, इस तरीके से। अगला है बायोग्राफी। एक वर्ड है यहाँ पे बायोग्राफी, और एक वर्ड मैं बताता हूँ आपको, ऑटोबायोग्राफी। क्या होता है बायोग्राफी और ऑटोग्राफी का डिफरेंस। बायोग्राफी मतलब जो कोई दूसरा अगर आपकी स्टोरी लिखता है तो वो तो क्या हो जाएगी, बायोग्राफी। और ऑटोबायोग्राफी जब आप खुद अपनी स्टोरी लिखते हैं तो क्या हो जाएगी, ऑटोबायोग्राफी, जीवनी या जीवन चरित्र। और एक हो जाता है आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, किसी व्यक्ति के जीवन पर विस्तृत विवरण, तो यानी कि बायोग्राफी कौन लिख रहा है, कोई दूसरा लिख रहा है ना। ऑटोबायोग्राफी खुद लिख रहे हैं, इस तरीके से। तो बायोग्राफी ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ए पर्सन लाइफ, किसी व्यक्ति के जीवन पर विस्तृत विवरण लिखना, तो वो क्या कहलाएगा, बायोग्राफी कहलाएगा। और जो आपकी 12th वाली बुक है वो भी बायोग्राफी। ठीक है, जैसे आपने वो मूवी देखी हुई थी MS धोनी, हाँ बायोग्राफी। बुक वर्म, ये वर्ड चलो ठीक है। एक तो होता है आपका बिब्लियोफाइल, वो तो पुस्तकों से प्रेम करना, उपन्यास पढ़ना, कहानी पढ़ना, किसी भी तरह की पुस्तक पढ़ सकते हैं। बट जो सिर्फ पढ़ता था, जैसे बचपन में बहुत सारे दो लड़के पढ़ते थे, मैं भी बहुत पढ़ता था। ठीक है, मुझे जैसे बुक वर्म किसी को मतलब पता नहीं, पर किताबी कीड़ा बोलते, क्या पढ़ता है, बहुत पढ़ता है ना। बुक वर्म यानी कि वर्म यानी कीड़ा होता है, किताबी कीड़ा, बुक वर्म। तो ए पर्सन हु लाइक्स रीडिंग बुक वेरी मच, अच्छा ही है, बट वर्ड को आप नेगेटिव यूज़ करें तो बाकी अच्छा ही है। एक व्यक्ति जिसे पढ़ने में बहुत रुचि रखने वाला व्यक्ति, पढ़ने के अंदर बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाला व्यक्ति, ए पर्सन हु लाइक्स रीडिंग बुक्स वेरी मच, जिसको किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। वही सेम लाइन, कुछ भी नहीं सिवाय मेरी ज़िंदगी में सिवाय किताबों। ठीक है, चलिए 39 तक हमारा हो गया। 39 के बाद बात करें, 35 तक है। चलिए 2 स्लाइड हो रहे हैं हमारे पास। 39 के बाद अगर मैं बात करूँ तो 40, 41 और ये 42। 41 हमारे बॉटनी। तो बॉटनी तो आपको पता है साइंस बायो में एक सब्जेक्ट चलता है बॉटनी, जिसको वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान वनस्पति नहीं, वनस्पति विज्ञान, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, जो सिर्फ वनस्पति के बारे में बात करें। वनस्पति विज्ञान का मतलब क्या होगा, वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा, बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, बॉटनी। सीधा सा वर्ड है। ठीक है, बोवाइन क्या होता है, सीधा साधा कोई आदमी रहता है जो बोलता है ना गाय जैसा है ना। जैसे लड़कों के लिए यूज होता है कि तो गाय जैसी, गाय जैसी मतलब क्या, ऐसा नहीं वो गाय की जैसी यानी कि सीधी सादी। और लड़कों के लिए तो गाय जैसा यूज नहीं होता, लड़कों के लिए क्या हो जाता है कि गधा है वो भी सीधा ही, और उसके लिए क्या यूज हुआ, गधा। बाकी लड़कियों को नहीं बोलेगा गधी, नहीं, उसके लिए क्या बोलेंगे, गाय जैसी। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बोवाइन, गाय जैसी है, कम समझ वाला, उसको हम सीधा या भोला भोली बोल सकते हैं। बिलोंगिंग टू काउज या मेंटली स्लो, यानी कि धीरा, थोड़ा सीधा, ये भोला ही है ना। गाय से कम संबंधित या मानसिक रूप से सुस्त आदमी। फिर हमारा 42 ब्रिटल, भंगुर, खस्ता। ऐसी कोई धातु जो झट से टूट जाती है ना, वो क्या कहलाती है भाई, ब्रिटल कहलाती है, भंगुर, खस्ता कहलाती है। हार्ड तो है बट इजीली ब्रोकन, आसानी से टूट जाए। कठोर परंतु आसानी से टूटने वाला। अब ये हमारी लास्ट स्लाइड है। चलिए, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी आपकी होती है, जैसे कि आपको पता है प्रशासन व्यवस्था जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। 43, 44, 45
ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही कर्मचारी, जो आपकी यूपीएससी व्यवस्था है, ब्यूरोक्रेसी कहलाती है। गवर्नमेंट दैट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ऑफिशियल, जो अधिकारियों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, प्रशासित की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। क्लियर है? बोरो, बुरो यानी मांदिया बिल, अ होल डग बाय एनिमल टू लाइव इन, जानवर जो गड्ढा खोद के रहते हैं वो क्या कहलाता है? बुरो कहलाता है। बिल, जैसे सांप बिल खोदते हैं, चूहा बिल खोदता है तो बुरो बोलते हैं, बिल बोलते हैं, बुरो को बिल बोलते हैं। किसी जानवर द्वारा रहने के लिए खोदा गया एक छेद। कैलीग्राफर, सुलेखक, जो काफ़ी अच्छा लिखता हो उसके बोलते हैं कैलीग्राफर बोलते हैं। अ पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग, बहुत अच्छी सुंदर लेख, जैसे मेरी तो इंग्लिश में तो काफ़ी अच्छी है, हिंदी में नहीं है, ठीक है, आपने देखी होगी क्लासों में। सुलेखक, जो काफ़ी अच्छा लिखता हो, उसकी हैंड राइटिंग भी काफ़ी अच्छी हो, तो लिखावट की कला में कुशल व्यक्ति क्या कहलाए? हमारा कैलीग्राफर कहलाएगा। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही, बुरो मांद्य बिल और कैलीग्राफी सुलेखक। लास्ट स्लाइड हमारी कहाँ तक होगी? 45 तक हो गए थे, तो देखते हैं हमारे पास क्या बचा है। 46, 47, 48। कैनिबल, आदमखोर नरभक्षी, जो इंसानों को खाता हो। कैनिबल यानी वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, इंसानों को मांस खाने वाला क्या कहलाएगा? हमारे कैनिबल कहलाएगा। ठीक है, इंसानों को मांस खाने वाला नरभक्षी। कारवैन, कारवां, जैसे आप सोचोगे मैं चलता रहा, मेरे पीछे कारवां चलता रहा ना, कारवां, तो आप सोचोगे उर्दू का वर्ड होगा, हिंदी का वर्ड होगा कारवां, जहाँ मैं निकल पड़ा वहीं कारवां चला, पर ये इंग्लिश वर्ड है। कारवां हिंदी में तो क्या होता है? काफिला, हिंदी में भी कारवां ही बोलते हैं उसको, पर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कारवां ही बोलेंगे। अ कंपनी ऑफ ट्रेवल ऑन ए जर्नी थ्रो होस्टिल रेंजेस, बहुत सारे लोगों के साथ जर्नी करना, यात्रा करना। कठिन क्षेत्रों से होकर यात्रा करने वाले यात्रियों का एक समूह। मैं चलता रहा, कारवां चलता रहा, यानी कि कठिन यात्रा कर रहा था मैं, मेरे साथ बहुत सारे लोग भी यात्रा कर रहे थे, तो कठिन क्षेत्रों से होकर यात्रा करने वाला एक यात्रियों का समूह क्या कहलाए? कारवां कहलाएगा। कारवां और तो आपको याद रह जाएगा, हिंदी से ही संबंधित है। अब कार्टियोग्राफी क्या होता है? मानचित्रकारी। तो सर मानचित्रकारी क्या होती है? मानचित्र बनाना। मानचित्रकारी, मानचित्रकारी बनाने वाला। द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग ऑफ मैप, कला बोल लो या उसको साइंस बोल लो, मैप को बनाने के लिए जो कला या साइंस है, जो विज्ञान है, उसको हम क्या बोलेंगे? कार्टोग्राफी बोलेंगे, मानचित्र या नक्शा बनाने वाला। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम दोस्तों नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको जो 48 जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आपको एक बार आप इसकी क्लास को रिवाइज कीजिए और एक बार इसको लिख लीजिए, आपको सारे याद हो जाएंगे। मैंने रेफरेंस देने की कोशिश की है, इसलिए मैंने आपको रेफरेंस दिया ताकि ये सारे वर्ड आपको याद हो जाएंगे। आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो बस इतना ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, और अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इस पर एक सुंदर सा अच्छा सा कमेंट कीजिए। और थैंक यू दोस्तों।